हाँ मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी। शाम के 7 बज रहे हैं। तारीख 12 अप्रैल 2024। क्लास आरंभ होने वाली है। जल्दी से आप बच्चों जुड़ जाइए। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में अभी इतिहास का टॉपिक चल रहा है। प्राचीन भारत या प्राचीन भारत का इतिहास के हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। जल्दी से बच्चों आप लोग आ जाइए तो कक्षा आरंभ करें। सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए बच्चा, जिससे आपकी कक्षा आरंभ हो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। जो बच्चे आ चुके हैं क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं हमें? जल्दी से बच्चों जुड़ जाइए। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। ऐतिहासिक स्थान दिया हुआ है और ख्याति का कारण दिया हुआ है, यानी कि वो प्लेस किस कारण से फेमस है। तो एक ऐतिहासिक स्थल और वो क्यों फेमस है, क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला इसमें ऐतिहासिक स्थल है आदमगढ़। क्या नाम है बेटा? आदमगढ़। और आदमगढ़ के सामने लिखा हुआ है सती प्रथा का साक्ष्य। तो कथन कह रहा है कि क्या आदमगढ़ में सती प्रथा का साक्ष्य मिला है? एक कथन ये है। दूसरा कथन ये है कि तेलिका मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर है। तीसरा कथन कह रहा है कि एरण पशु पालन के साक्ष्य मिले हैं। क्या यह बात आपकी समझ में आ रही है? एरण में पशु पालन के साक्ष्य मिले हैं। ये 3 विचार हैं। इनमें से कौन सा विचार सही है ये आपको बताना है। जल्दी बेटा बताइए। ऐतिहासिक स्थल और वो क्यों प्रसिद्ध हैं भारत में, ये 3 विचार दिए हुए हैं। उन तीनों विचारों में और ये देखना है कि वो अपने स्थल से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए बेटा, आदमगढ़ जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां सती प्रथा का उदाहरण नहीं मिलता है। ध्यान रखना है आपको। आदमगढ़ मध्य में, आप बताता रहता हूं आपको कि जो आदमगढ़ है वो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। बेटा कहां पर है? होशंगाबाद में है। और आदमगढ़ से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मध्य पाषाण काल में पशु पालन करता था। पशु पालन करता था। तो बेटा ठीक है ना? तो ये प्रश्न विचार गलत है। यानी कि आदमगढ़ से यह सिद्ध होता है कि मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशु पालन करने लगा था। और आपको हम बताए थे कि पहला पशु जो मनुष्य द्वारा पाला गया था वो कौन था बेटा? डॉगी था, कुत्ता था। तो यहां पर आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में क्या मिला है बेटा? पशु पालक होने के साक्ष्य मिले हैं। तो पहला जो विचार और जगह है वो गलत है। दूसरा, तेलिका मंदिर। तेलिका मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर है, यह सही है। तेलिका मंदिर द्रविड़ शैली का मंदिर है। और बेटा ये कहां पर है? आपके ग्वालियर शहर में है। मध्य प्रदेश के
ग्वालियर शहर में तेली का मंदिर है। बेटा कहां पर है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेली का मंदिर है। और यह पूरे उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर है। बात समझ में आ रही है कि द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर जो है वो तेली का मंदिर है। बड़े ध्यान से सुने, तेली के मंदिर के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि तेली का जो मंदिर है इसे हम तेली की लाठ भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, ये कहां है? ग्वालियर में है। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। और ये जो है पूरे उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। क्या ये बात समझ में आ गई है? इस मंदिर का जो निर्माण था दक्षिण भारत के तेल व्यापारी या व्यापारियों की समूह ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में दक्षिण भारत के जो तेल का व्यापार करने वाले जो व्यापारी थे वो उत्तर भारत में आए और अपनी यादों को संरक्षण करने के लिए ये तेली का मंदिर बनवाया था, जो द्रविड़ शैली का उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली में है। बेटा कौन सी शैली में है? नागर शैली में है। आपको ध्यान रखना है कि मंदिर निर्माण की भारत में 3 शैली हैं। बेटा कितनी शैली हैं? 3 शैली हैं। एक नागर शैली है उसमें, यानी कि जो उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो नागर शैली में हैं। केवल एक अपवाद है तेली का मंदिर जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। दूसरा है बेसर शैली। और तीसरा है द्रविड़ शैली। तो क्या ये बात आपके समझ में आ रही है कि जो सुदूर दक्षिण में है वो द्रविड़ शैली है, उत्तर भारत जहां खत्म होता है और दक्षिण भारत शुरू होता है वहां बेसर शैली है, और उत्तर भारत में नागर शैली है। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए आगे बात करते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई ऐसा मैं मान लेता हूं बेटा। तो ये सही आंसर है। और जो एरण है यहां पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, ये भी गलत है, क्योंकि बेटा एरण जो है मध्य प्रदेश के सागर में है और यहां पर पहला सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, केवल ये वाला ऑप्शन सही है, यानी कि केवल 2 सही है। बात आपकी समझ में आ गई है बच्चा? बोलो बेटा कि इसमें केवल 2 सही है। अग्रवाल जी गुड इवनिंग। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, इसमें एक कथन है और एक कारण है। ऐसे भी सवाल अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, उसमें एक कथन दिया रहता है और एक कारण दिया रहता है। इसको हम 4 विकल्पों में डिवाइड करते हैं। पहला विकल्प होता है
कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की प्रॉपर व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं बट व्याख्या नहीं करता कारण कथन की। और तीसरा विकल्प होता है कि कथन सही है कारण गलत है, और चौथा ऑप्शन कहता है कि कारण गलत है और कथन सही है। तो इस तरह के सवाल भी आपको मिलेंगे जब आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे तो, और इसमें इसी तरह के ऑप्शंस रहते हैं। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसका हम सवाल खोजते हैं, आंसर खोजते हैं। तो पहला कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है। कथन क्या कह रहा है बेटा कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है। दूसरा, क्योंकि इसने सांची स्तूप और भरहूत स्तूप की मरम्मत, तोरण द्वार का निर्माण कराया था। क्लियर है, कथन भी आपने देख लिया, कारण भी आपने देख लिया। अब आपको यह बताना है बेटा कि कथन सही है और कारण भी सही है, या कथन गलत है कारण सही है। तो जल्दी से बेटा बताइए कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता। जल्दी से बेटा बताइए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बेटा आंसर बताइए। अगर आपको इसका आंसर बन रहा है तो जल्दी से प्रयास करिए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है बेटा, चलिए मैं बताता हूं। देखिए, कथन सही है, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का संरक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कथन हो गया, अब उसका कारण चाहिए ना, क्यों कहा जाता है। अगर कथन सत्य है तो कारण भी सत्य है क्या? अब देखिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने सांची के स्तूप और भारहूत स्तूप की मरम्मत करवाई और उसका तोरण द्वार बनवाया था। तो इसका बेटा आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों कि भैया पुष्यमित्र शुंग बौद्ध धर्म का संरक्षक था। क्यों था? तो क्यों इसलिए था कि उसने बौद्ध धर्म के जो स्तूप हैं सांची और भारहूत में, उसका पुनर्निर्माण करवाया था और उसका तोरण द्वार रेलिंग बनवाई थी। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है बच्चा? तो एक कथन भी सही है और कारण भी सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। हालांकि पुष्यमित्र शुंग के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो पुष्यमित्र शुंग भारत में द्वितीय ब्राह्मण क्रांति किया था। इस पर ऐसे भी आरोप लगाए गए हैं कि यह बौद्ध धर्म का विनाशक था। इसके बारे में यहां तक कहा गया है कि इसने बौद्ध श्रमणों को या बौद्ध संतों को मारने तक का आदेश दिया था। कुछ इतिहासकारों ने उस पर ऐसा आरोप लगाया है जो निराधार है, सत्य नहीं है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विख्यात केंद्र सांची और भारहूत में देखो मरम्मत करवाई थी, यानी कि पुनर्निर्माण कराया था, और वहां पर तोरण द्वार भी बनवाए थे। बात समझ में आ गई है? पुष्यमित्र शुंग की मध्य प्रदेश में जो राजधानी थी वो विदिशा में थी। मौर्य शासन के बाद भारत में जो एम्पायर स्थापित हुआ उसे हम शुंग वंश कहते हैं, शुंग एम्पायर कहते हैं। इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये वही समय है जब मनुस्मृति लिखा गया। मनुस्मृति भारत में कानून की सबसे प्राचीन पुस्तक है। पुष्यमित्र शुंग ने
ब्राह्मण धर्म को विकसित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और पातंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे जिन्होंने योग दिया है पातंजलि ने। ओके, और पातंजलि ने जो महाभाष्य लिखा था वो इसी पीरियड की बात है। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3, वघेलखंड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मायस्मती कहते थे, कारुस कहते थे, शक्तिमती कहते थे या तीर भुक्ति कहते थे? जल्दी से बेटा अगर आपको आंसर पता हो तो आप बता दीजिए। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बेटा बताइए कि वघेलखंड को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मायस्मती, कारुस, शक्तिमती या तीर भुक्ति? नहीं पता है? चलिए, इसको कारुस कहते थे। क्या कहते थे बेटा? कारुस कहते थे वघेलखंड को प्राचीन काल में। मायस्मती को तो अब ये महेश्वर कहते हैं, पता है आपको? क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? प्रश्न बड़ा शानदार है कि ओमकारेश्वर को प्राचीन काल में हम किस नाम से जानते थे, यह प्रश्न है। क्या इसको हम माहिदपुर कहते थे या मानधाता नगर कहते थे या काकड़ाय कहते थे या नलुप कहते थे? जल्दी से बेटा बता दीजिए कि अगर आपको आंसर मालूम हो। अग्रवाल जी बी आंसर दे रहे हैं, मानधाता। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। अग्रवाल जी मानधाता नगर ही कहते थे। ओमकारेश्वर को हम मानधाता नगर के नाम से ही जानते थे। क्लियर है प्रश्न? सुनिए क्या था ये मानधाता नगर। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप देखिए। जो मानधाता नगर है ये जो है वर्तमान में खंडवा में है। कहां है बेटा? खंडवा में है। और इसको अब हम ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं। और ये पतित पावन मोक्षदायिनी नर्मदा के किनारे है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? इसी ओमकारेश्वर में भारत का एक ज्योतिर्लिंग है। यह भी पता होगा आपको। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से 2 मध्य प्रदेश को मिले हैं। मध्य प्रदेश में एक महाकालेश्वर उज्जैन में है और दूसरा ओमकारेश्वर कहां पर बेटा? खंडवा में है। और जो ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है मुमलेश्वर। इसको बेटा अच्छी तरह याद रखना, मुमलेश्वर। बड़ा अच्छा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग हैं और दोनों के नाम आपको पता है। उज्जैन में महाकालेश्वर और खंडवा में ओमकारेश्वर। तो जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसका नाम मुमलेश्वर है। ये नर्मदा के किनारे है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। तो जो मानधाता नगर की हम बात कर रहे हैं, इसका जो संस्थापक था वो कौन था? इसका जो संस्थापक है वो कौन था? अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। जल्दी से बताइए बेटा। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो बताइए। चलिए मैं बताता हूं। इक्ष्वाकु
वंश के राजा मुचकुंद इक्ष्वाकु वंश के राजा जो मुचकुंद थे, उन्होंने अपने पूर्वज मानधाता के नाम पर मानधाता नगर की स्थापना की थी। इक्ष्वाकु वंश वही वंश है जिसमें त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। ओके, उसी वंश के राजा मुचकुंद ने मानधाता नगर बसाया था, जिसको हम अब ओमकारेश्वर के नाम से जानते हैं। अगर आप हिंदू सनातनी हैं तो आपको पता होगा कि आपके घर में आपके भाई या बहन की शादी हुई होगी तो जो सेहरा होता है, जो मोहर होता है, उसको पानी में विसर्जित करने के लिए हम धौलपुर राजस्थान जाते हैं। वहां मुचकुंद का मेला लगता है। ये वही मुचकुंद हैं जिनके नाम पर इन्होंने जो है मानधाता शहर बसाया था, और मुचकुंद जगह स्थित है राजस्थान के धौलपुर में। मुचकुंद को लेकर त्रेता युग में भी एक कहानी है। भगवान कृष्ण पर जब काल यवन आक्रमण करता है तो काल यवन से बचने के लिए भगवान कृष्ण भागते हैं और एक गुफा में घुस जाते हैं, और वहां पर मुचकुंद महाराज एक गहरी नींद में थे। और मुचकुंद महाराज को इस तरह का वरदान मिला हुआ था कि अगर आपकी नींद में कोई विघ्न या बाधा डालेगा तो वो भस्म हो जाएगा। अब भगवान कृष्ण को ये पता था, तो जब वो गुफा में घुसे तो भगवान कृष्ण ने अपनी पीतांबरी मुचकुंद के ऊपर डाल दी, और कालयवन को ये लगा कि इसमें कृष्ण सो रहे हैं, तो 2-3 बार उसको पैर से जगाया, और जैसे ही मुचकुंद जगे तो उनकी आंखों से ज्वाला निकली, उसमें कालयवन भस्म हो गया था। ये वही कालयवन है जिसके कारण भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ दास पड़ा था। क्या आप समझ पा रहे हैं बच्चों? चलिए, ये कहानी है मुचकुंद की और मानधाता नगर की और ओमकारेश्वर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, एक बार पढ़ लीजिए कि उज्जैन में सम्राट हर्ष ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? हर्ष मतलब हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक राजा हुआ है, आपको पता होगा इसके बारे में। इसे हम उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? अंतिम हिंदू सम्राट कहते हैं। और ये हिंदुस्तान का पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में विजय होने के बाद पहली बार कन्नौज को राजधानी बनाया था। हर्ष के पहले भारत की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। इसने पहली बार उत्तर भारत में राजधानी का केंद्र बदल दिया, और कहां राजधानी ले गया? कन्नौज। कन्नौज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, गंगा के किनारे। इसे हम इत्र नगरी या परफ्यूम सिटी के नाम से जानते हैं। तो यह पहला शासक था जिसने कन्नौज को राजधानी बनाया। गुप्त काल के बाद ये डिसाइड हो गया था कि उत्तर भारत पर अगर शासन करना है तो उस पर तो कन्नौज पर अधिकार होना चाहिए। और इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए भारत के 3 सत्ताओं में संघर्ष हुआ, जिसे हम त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, जिसमें मेहर भोज विजयी हुआ था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, जिसने कन्नौज को राजधानी बनाया था। उसके बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया। तो प्रश्न यह है कि हर्षवर्धन ने इनमें से किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? काल भैरव मंदिर का, गढ़कालिका देवी मंदिर का, हरसिद्धि देवी के मंदिर का, या गोपाल मंदिर का?
अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए। किसी को भी इसका आंसर अगर मालूम है तो बच्चों जल्दी से बताइए। अभी किसी का आंसर नहीं आया बच्चों। पहली बात तो ये कि जो है हरसिद्धि का मंदिर, कल मैंने बताया था कि परसों इन्हीं माता का दिन था, नवरात्रि चल रही है, जो दूसरा दिन होता है माता रानी का नवरात्रि में, जो दूसरा दिन होता है वो हरसिद्धि माता का ही होता है। हरसिद्धि माता राजा विक्रमादित्य की इष्ट देवी हैं। बेटा भारतीय हिंदू धर्म में हर व्यक्ति का कोई न कोई इष्ट देवता होता है, या हर व्यक्ति का कोई इष्ट होता है। कोई भगवान कृष्ण को पूजता है, कोई शिवाजी को मानता है, कोई बाबा साहेब को मानता है, कोई गांधी जी को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई भगवान बुद्धा को मानता है। ऐसी विक्रमादित्य की जो इष्ट देवी हैं वो हरसिद्धि देवी हैं। नवरात्रि में जो दूसरा दिन होता है माता के लिए वो हरसिद्धि देवी का होता है। तो ध्यान रखें बेटा कि हरसिद्धि देवी का जो मंदिर है वो विक्रमादित्य ने बनवाया था, वो उनकी इष्ट देवी है, और ये सब मंदिर उज्जैन में है, और इसका जो पुनर्निर्माण है वो हर्षवर्धन ने करवाया था। एक प्रश्न और कि ऐसा भी माना जाता है कि गढ़कालिका देवी का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था, कि अगर कभी विकल्प में ऐसा हो कि बी और सी दोनों, तो हम दोनों आंसर लगाएंगे। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है बेटा कि गढ़कालिका जो मंदिर उज्जैन में है इसका निर्माण भी पुनर्निर्माण भी सम्राट हर्षवर्धन ने करवाया था। और हर्ष के बारे में याद रखें, उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन था, जिसने पहली बार उत्तर भारत में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले पाटलिपुत्र भारत की राजधानी होती थी। क्या यह बात आपकी समझ में आ रही है बच्चों? चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। परिव्राजक राजवंश का आधिपत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था? एक वंश हुआ इतिहास में परिव्राजक। तो परिव्राजक राजवंश का जो है शासन एमपी के किस भाग में था? बुंदेलखंड में था, पूर्वी निमाड़ में था, मालवा में था, या पश्चिमी निमाड़ में था? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, जल्दी से आपको चुनना है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से बेटा बताइए। अभी किसी का आंसर नहीं आया है बच्चों, किसी बालक ने अभी आंसर नहीं दिया है कि मध्य प्रदेश में परिव्राजक राजवंश का शासन कहां पर था? बुंदेलखंड में, पूर्वी निमाड़ में, मालवा में, या पश्चिमी निमाड़ में? यहां 2 प्रश्न आप और सीख सकते हैं कि पूर्वी निमाड़ हम खंडवा को कहते हैं और पश्चिमी निमाड़ हम खरगोन को कहते हैं। ऐसे भी याद रखना कि पश्चिमी निमाड़ किसे कहते हैं? तो खरगोन को। एक्चुअली जो निमाड़ क्षेत्र है इसको हम 2 भागों में बांट दें तो ये हो जाएगा पूर्वी निमाड़, और ये वाला भाग हो जाएगा पश्चिमी निमाड़। तो जो पश्चिमी निमाड़ है ये वाला भाग, इसे हम खरगोन कह देते हैं, और ये जो वाला भाग है इसे हम खंडवा कहते हैं। ध्यान रखना। और जो पूरा निमाड़ क्षेत्र है वो भारत में कपास, कॉटन उत्पादन के लिए विख्यात है। ये प्रश्न भी आप थोड़ा सा देख लेना। क्लियर है? याद करने योग्य प्रश्न है। चलिए इसका आंसर है बुंदेलखंड।
बुंदेलखंड के पन्ना में इस राजवंश का शासन था। क्लियर है बेटा? तो आंसर क्या है? बोलो बेटा, आंसर क्या है बेटा? बुंदेलखंड। क्लियर है? परिव्राजक राजवंश के राजाओं ने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर शासन किया था। इनका राज्य बुंदेलखंड में पन्ना में फैला हुआ था। क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ है? देखिए कितना शानदार प्रश्न है। ऐसा कौन सा स्थान है जो 5वीं शताब्दी से, 5th सेंचुरी से हथकरघा बुनाई का केंद्र बना हुआ है, हैंडलूम का केंद्र बना हुआ है? ओमकारेश्वर है, महेश्वर है। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं आपको, ओमकारेश्वर, महेश्वर, बुरहानपुर या इंदौर। जल्दी से बच्चों बताइए अगर आपको इसका आंसर पता है तो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बताइए बेटा। ओमकारेश्वर, महेश्वर, बुरहानपुर या इंदौर, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। चलिए मैं बताता हूं। महेश्वर, महेश्वर 5वीं शताब्दी से ही भारत में हैंडलूम या हथकरघा उद्योग का केंद्र बना हुआ था और अभी भी ये कपास पैदा होता है यहां पर, तो कपड़ा बनता है, ध्यान रखें। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्राचीन राजवंश शुंग के बाद किस राजवंश ने प्रवेश किया? प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में कई राजाओं ने या कई राजवंशों ने शासन किया है, ये तो आपको पता है। भारत में भी ऐसा हुआ है, हर देश में ऐसा होता है कि एक के बाद एक रूलर्स आते रहते हैं। तो प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश के जो मालवा क्षेत्र था वहां प्राचीन राजवंश शुंग, यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि शुंग वंश के बाद मध्य प्रदेश में किसका शासन स्थापित हुआ? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में भी और भारत में भी मौर्य वंश के बाद कौन आया? शुंग वंश आया। और शुंग वंश के बाद कौन आया ये आपको बताना है। वर्धन एम्पायर आया, सातवाहन वंश आया, गुप्त वंश आया या मौर्य वंश आया। 4 विकल्प हैं आपके पास। अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो बेटा बताइए। अगर आपको इसके आंसर मालूम है तो आप जल्दी से बता दीजिए कि मध्य प्रदेश में अभी किसी का आंसर नहीं आया है बेटा। चलिए कोई बात नहीं, सातवाहन वंश का शासन आया था बेटा। किसका आया था? सातवाहन वंश। इसको हम आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं। सातवाहन वंश को हम आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में थी। इनकी राजभाषा प्राकृत थी। इनके बारे में 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इतिहास में पढ़ते हैं या आगे पढ़ेंगे कि भारत में लेड या शीशे के सिक्के सबसे पहले किस वंश के राजाओं ने जारी किए थे?
तो वो सातवाहन वंश का नाम आएगा। ध्यान रखना बेटा, भारत में पहली बार सीसा या लेड के सिक्के किस वंश के राजाओं ने जारी किए, तो वो सातवाहन वंश के राजाओं ने जारी किए थे। एक प्रश्न तो यह आता है। दूसरा प्रश्न आता है कि भारत में पहली बार मंदिर, टेम्पल और ब्राह्मणों को बिना कर दिए, विदाउट टैक्स, जमीन दान करने की जो प्रथा थी, जो प्रणाली थी, वो किसने शुरू की, तो वो सातवाहन वंश के राजाओं ने शुरू की थी, जिसने आगे चलकर बहुत विकराल रूप धारण कर लिया था। बात समझ में आ रही है? तो मौर्य वंश के बाद सातवाहन वंश आया। क्लियर है बच्चा? चलिए प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। किस शहर का एक ऐतिहासिक प्रतीक है जिसे तिरगोला के नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि तिरगोला किस ऐतिहासिक शहर का प्रतीक है? ऑप्शंस हैं बालाघाट, बड़वानी या बैतूल। जल्दी से बेटा आप बता दीजिए, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। अभी किसी का आंसर नहीं आया बेटा। किस शहर का ऐतिहासिक प्रतीक जिसे तिरगोला के नाम से जाना जाता है, वो कहां का था? बालाघाट का था, बड़वानी का था या बैतूल का था? जल्दी से बेटा बताइए। जल्दी से बेटा बताइए। तो बेटा का इसका आंसर है बड़वानी। बेटा क्या आंसर है? बड़वानी है। तिरगोला जो प्रतीक था वो बड़वानी, जिसे हम पहले बड़नगर के नाम से जानते थे। बात समझ में आ गई है? इसे हम निर्माण का पेरिस भी कहते हैं पहले। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है। कमलापति महल मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? कमलापति का नाम आपने सुना होगा 2015 में। अगर आपको याद हो कि नरेंद्र दामोदर मोदी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में भोपाल आए और उन्होंने भोपाल का जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल करके इसी नाम पर रखा था, रानी कमलापति गौंड। ये गिन्नौरगढ़ में गौड़ वंश की महारानी थी, जो भोपाल के जो छोटा तालाब है उसमें जल समाधि ले ली थी दोस्त मोहम्मद के कारण। बहुत बहादुर और महान महिला थी। और बेटा भारत तो महान महिलाओं का ही देश है। तो इन्हीं का जो पैलेस है वो भोपाल में है। ध्यान रखना बेटा, कहां पर है? भोपाल में। रानी कमलापति पैलेस भोपाल में। ये प्रश्न एमपीपीएससी ने पूछा था कि मध्य प्रदेश में रानी कमलापति पैलेस कहां पर स्थित है? तो बेटा कहां पर है बेटा? ये भोपाल में स्थित है। ओके, क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? 18वीं शताब्दी में बना था, मतलब ऐसा कहना चाहिए कि 1722 में इसका निर्माण हुआ था। तो कहां पर है बेटा? भोपाल में। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है बेटा? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हिंडोला तोरण का मंदिर या त्रिमूर्ति को समर्पित है। तो हिंडोला का जो तोरण का मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है, ये आपको बताना है। भगवान शिव को समर्पित है, भगवान ब्रह्मा को समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। तो जल्दी से बता दीजिए बेटा कि ये मंदिर किसको समर्पित है? शिव, ब्रह्मा
या विष्णु? भगवान शिव को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है, या भगवान शंकर को समर्पित है? जल्दी से बेटा बताइए। मध्य प्रदेश कांस्टेबल 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी बताइए। बेटा यहां पर विष्णु के 10 अवतार, बेटा कितने? 10 अवतार प्रदर्शित किए गए हैं, और ये मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, यहां ग्यारसपुर में ये स्थित है। कहां पर है बेटा? ग्यारसपुर में है, और भगवान विष्णु को समर्पित है। क्या ये बात आपकी समझ में आई है बच्चा? तो चलिए बेटा, आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। कल शाम को 7 बजे और शानदार प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। आप कल शाम को 7 बजे फिर मिलें, और ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये अवश्य बताएं। जब भी आप इस क्लास को देखें, और अगर आपको कुछ ज्ञान का वर्धन होता है इस क्लास से, तो अवश्य कमेंट करें। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। जय हिंद, जय माता दी।